मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स ख़त्म किए, है ना। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं उसके अगला चैप्टर कैलकुलस शुरू करते हैं। कैलकुलस में ना 5 टॉपिक्स हैं। कैलकुलस में 5 टॉपिक है। अवकलन, समाकलन, अवकलन का अनुप्रयोग, समाकलन का अनुप्रयोग, अवकल समीकरण, मतलब ये 5 टॉपिक्स है कैलकुलस में, समझ गए ना। लेकिन इन पाँचों शुरू करने से पहले एक और टॉपिक से छोटा सा, जिसको हम लोग कहते हैं सांतत्य, समझिए ना, कंटिन्यूटी। जब आप एनसीईआरटी का बुक्स देखेंगे तो एनसीईआरटी की बुक्स में सबसे पहला जो आपका अध्याय है वो है सांतत्य और अवकलनीयता। सबसे पहला जो अध्याय है वो है सांतत्य और अवकलनीयता। और इसके बारे में आप जब तक जानोगे नहीं ना, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स क्या था, सिंपल था, आराम से देख लिए, सवाल जोड़ घटाव करो, आराम से काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये फंक्शन वाली चीज़ है, बैठ जाइए। तो सब अध्याय का नाम आपको है, सुनोगे, अध्याय का नाम है सांतत्य और अवकलनीयता। अगर आप एनसीईआरटी के अलावा बुक्स पढ़ते हो तो उसमें सांतत्य अलग चैप्टर है, अवकलनीयता अलग चैप्टर है, दोनों चैप्टर अलग अलग है। लेकिन एनसीईआरटी में क्या किया, सांतत्य और अवकलनीयता को एक ही साथ कर दिया। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, पहले सांतत्य को पढ़ लेते हैं। और सांतत्य से रिलेटेड एक चैप्टर है, समझे। ये जो पूरा चैप्टर है आपको, जिसमें 10 से 11 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, उसमें से एक चैप्टर जो है वो सांतत्य के लिए है। कुल मिलाकर के एक चैप्टर है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 34 है, समझ गया ना। 34 प्रश्न है जो सांतत्य के बारे में जानकारी आपको लेना है। तो थोड़ा सा 2-3 दिन हम लोग देते हैं सांतत्य पे, समझ रहे हो ना। अभी आप लोग सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहला अध्याय क्या है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, मतलब सांतत्य और अवकलनीयता। तो हम लोग देखते हैं क्या, सांतत्य को देखते हैं। सांतत्य, इसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, मतलब सांतत्य को कहते हैं हम लोग कंटिन्यूटी। बस ध्यान से देखेंगे ये है क्या, दरअसल सुनने वाला क्लास है आज। दरअसल ये है क्या, बड़े रिलैक्स्ड होकर हम लोग सुनेंगे। नाम देखिए सांतत्य, है ना। फिर सांतत्य से ही वर्ड बनेगा संतत, सांतत्य से ही वर्ड बनेगा संतत। संतत को अंग्रेजी में कंटिन्यू कहते हैं। कंटिन्यू मतलब लगातार। सांतत्य से बनेगा संतत और संतत को मतलब कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब लगातार। अब ये जो टॉपिक है, ये जो टर्म है, ये किसी भी फलन के ग्राफ से रिलेटेड है। फलन के बारे में हम समझ रहे हैं, हम लोग बहुत सा अलग अलग प्रकार का फलन होता है ना, उसमें से एक फलन है इन्वर्स त्रिकोणमितीय फलन, है ना। फलन का मतलब प्रांत परिसर, जहाँ फलन वर्ड आएगा वहाँ पे प्रांत परिसर वर्ड आएगा ही। तो जितने भी फलन होते, जितने भी फंक्शन होते, सबका अपना अपना ग्राफ होता है। सुनिएगा मेरी बातों को, जितने भी फलन होते हैं सबका अपना अपना ग्राफ होता है, सबका अपना अपना ग्राफ होता है। तो आपको ये संतत वर्ड के लिए ये देखना है, जो आपका जो ग्राफ होगा किसी फलन का, वो ग्राफ टूटा हुआ होगा या टूटा हुआ नहीं होगा। थोड़ा सवाल को समझने की कोशिश, सवाल कॉन्सेप्ट को समझिए। मतलब अगर किसी फलन का हम ग्राफ बनाते हैं, किसी फलन का ग्राफ बनाते हैं, तो 2 संभावनाएं बन सकती हैं। या तो ग्राफ लगातार होगा, नहीं तो ग्राफ कहीं कहीं टूटा हुआ मिल सकता है, समझे। थोड़ा सा इस चीज़ों को रोक करके थोड़ा सा और बात करना चाहेंगे। जब आप समाकलन पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे समाकलन, जो फिजिक्स में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो समाकलन के बाद जब समाकलन का अनुप्रयोग पढ़ेंगे, तो समाकलन का अनुप्रयोग में आपको पता है क्या सिखाया जाएगा। समाकलन के अनुप्रयोग में आपको सिखाया जाएगा AUC, एरिया अंडर द कर्व। मतलब आपको अभी तक आप इसका ये क्षेत्रफल ज्ञात करना जानते हो, ये क्या है, त्रिभुज है, ट्रायंगल है, इसका क्षेत्रफल आप ज्ञात करना जानते हो। ये चतुर्भुज है, वर्ग है, आयत है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना जानते हो। मतलब अभी तक हम लोग कुछ फिक्स आकृतियां हैं जिसका क्षेत्रफल हम जानते हैं। जैसे अगर हम एक गोल बना दें तो वृत्त का क्षेत्रफल आप ज्ञात करना जानते हो। लेकिन अगर हम आपको बोल दें इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो इसके लिए तो कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं पढ़ा है 10वां में। मतलब 10th में जो हम लोग को सिखाया गया है, क्षेत्रमिति जो हमको सिखाया, क्षेत्रमिति चैप्टर जो हमको सिखाया गया, वो क्षेत्रफल ज्ञात करना सिखाया। लेकिन कुछ फिक्स आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना मुझे क्षेत्रमिति चैप्टर सिखाया। लेकिन अब आपको जब कैलकुलस पढ़ोगे तो कैलकुलस आपको पता है कैसा सिखाएगा, कैलकुलस कैसा भी बंद आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना सिखाएगा, समझ गए। अगर हम आपको ऐसा बोल दे तो बोलेंगे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो 10वां वाले कॉन्सेप्ट से तो नहीं होगी, लेकिन कैलकुलस के कॉन्सेप्ट से हो जाएगी।
और फिजिक्स में इसकी झलक दे रहे होंगे तो ये थोड़ा बहुत, है ना, लेकिन बस पल्ले नहीं पड़ रही है, रट रहे हो, समझ रहे ना। मुझे तो बिल्कुल कितने भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, लेकिन आपको मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, समझ रहे ना। आइए ना फंड क्लियर करने की कोशिश करते बड़े रिलैक्स्ड में। तो कैलकुलस आपको क्या सिखाएगा, बंद आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना सिखाएगा, चाहे कितना भी टेढ़ा मेढ़ा आकृति क्यों ना हो, समझ गया ना। टेढ़ा मेढ़ा आकृति को हम लोग वक्र कहते हैं, टेढ़ा मेढ़ा रेखा को हम लोग कहते हैं वक्र। तो इसी को थोड़ी देर पहले हम एक वर्ड यूज किए थे, AUC, एरिया अंडर द कर्व, मतलब आपको एरिया निकालना सिखाएगा वो कर्व के अंदर, मतलब वक्र रेखा के अंदर। अभी तक जो एरिया निकाले थे वो सीधी रेखा खंड के अंदर में था। अभी तक जो एरिया 10th में जो हम लोग सीखे थे वो सीधी रेखा के अंदर निकालना सिखाया था, लेकिन ये कैसा रेखा है, वक्र रेखा है। तो वक्र रेखा के अंदर जो है क्षेत्रफल निकालना सिखाएगा कैलकुलस समाकलन टॉपिक से। तो थोड़ा सा आप समझिए मेरी बातों को, क्या है ये जो एरिया है वो वक्र रेखा है। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाएगा तो इसका क्षेत्रफल आप निकाल दोगे कैलकुलस के कॉन्सेप्ट से, जो कि हम पढ़ने वाले हैं, है ना। इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, हम थोड़ा सा मिटा दिए, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब बोलेंगे इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल तो कुछ होगा ना भाई, परिमित क्षेत्रफल तो वही निकाल पाते हैं, उसी का निकाल पाता है जिसका निकल सकती है। मतलब क्षेत्रफल कुल मिलाकर के आप बोलोगे क्षेत्रफल किसी बंद आकृति का ही निकलता है। क्षेत्रफल निकालने के लिए उस आकृति का बंद होना जरूरी है ना। अगर कहेंगे इसका क्षेत्रफल निकालो तो आप क्या कहोगे, इसका क्षेत्रफल नहीं निकाला जा सकता, इसका क्षेत्रफल अनंत होगा। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, अनंत। कैसे अनंत होगा, देखिए सबसे पहले ये तो अंदर वाला होबे करेगा, है ना, फिर इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा इसका। नहीं समझ रहे ना। तो क्षेत्रफल हम किसी बंद आकृति का नहीं निकालते हैं, क्योंकि आकृति का एक थोड़ा सा भी गेट खुला तो उसका क्षेत्रफल अनंत हो जाएगा, क्योंकि बाहर वाला क्षेत्रफल उसी के अंदर में आ जाता है भाई। नहीं समझ रहे ना। अभी तक जो आपको ये दिख रहा है, देखिए मेरी बात को, ये आप क्षेत्रफल आपके पास फिक्स है, समझ गए ना। लेकिन जैसे ही हम लाइन काटे तो कोई क्या समझेगा, मेरा क्षेत्रफल तो ये भी है, नहीं समझे ना, समझ जाएगा आज ये निकल गया, अब ये भी मेरा क्षेत्रफल है, मतलब पूरा दुनिया मेरा क्षेत्रफल है। क्योंकि जब कोई बाउंड्री ही नहीं है, मतलब पूरा दुनिया मेरा है। इसके लिए हम खेत में आरी बनाते हैं, समझे ना। और आरी टूटना नहीं चाहिए, समझ रहे ना। आरी टूटा मार हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो आरी टूटना नहीं चाहिए, आरी बनाते हैं ना, जैसे आरी टूटा मतलब उसके जैसे आरी टूटा ना तो सीमान बांध देते हैं, इस सीमान में मेरा है। लेकिन यहाँ तो बाबू जैसे आरी टूटा मतलब आप फ्री हो जाओगे। आप तो इसमें बूंद देवे करोगे गेहूँ आर, आप फिर ट्रैक्टर को यहाँ से निकालोगे, सब आप ही का तो है, समझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं क्षेत्रफल जो फाइंड होती है वो बंद आकृति का होता है। और यहाँ पे हम लोग किस प्रकार की आकृति का चर्चा करने वाले हैं, वक्र, टेढ़ा मेढ़ा रेखा। और यहाँ समझ रहे हैं, थोड़ी देर डिस्कस चल ही रहा है, जो हम वैसे रेखाएं मुझे चाहिए जो बंद हो, मतलब टूटा हुआ न हो। और हम लोग अभी क्या पढ़ने के लिए शुरू किए, सांतत्व। सांतत्व का मतलब लगातार, कंटिन्यू। अगर किसी पर मतलब आने वाले टाइम में समाकलन जब हम पढ़ेंगे, समाकलन का प्रयोग, तो मुझे वक्र रेखा से घिराओ। जैसे कि सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका ग्राफ बनाना पड़ेगा ना, ग्राफ ऐसे ऐसे बनेगी ना, तो बोला जाएगा कि जो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है। तो हम कैलकुलस के फार्मूला से ज्ञात कर देंगे टेढ़ा मेढ़ा रेखा। लेकिन अगर इसमें रेखा कहीं टूटा हुआ मिले मेरा ग्राफ, तो क्या होगा, क्षेत्रफल ही फाइंड नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए अभी से चेक किया जाना चाहिए, जो ग्राफ टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। जो ग्राफ जिस फलन का ग्राफ टूटा हुआ होगा हम उसको अभी छांट देंगे, समाकलन में उसका चर्चा ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है ग्राफ टूटा हुआ है। ग्राफ टूटा हुआ है, जब भी उसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ टूटा हुआ मिलेगा। ग्राफ टूटा हुआ मिलेगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसके लिए अभी से ही उसको छटनी किया जाता है, शुरुआत हो चुकी है यहाँ से, समझ गया ना। तभी हम लोग क्या सीखेंगे, ऐसे फलन को चेक करना सीखेंगे जिसका ग्राफ टूटा हुआ है। क्यों चेक करेंगे भाई, किसी भी फलन जिसका ग्राफ टूटा हुआ उसको क्यों चेक करेंगे, ताकि आगे हम उसको हटा पाएँ, क्योंकि आगे उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे समाकलन चैप्टर पढ़ेंगे तो समाकलन मुझे वैसे फलन की नहीं जरूरत पड़ेगी जिसका ग्राफ सॉलिड हो। जैसे ग्राफ सॉलिड होगा तो एरिया बन जाएगा, और जिसका ग्राफ बीच में टूटा हुआ था एरिया ही नहीं बनेगा, नहीं एरिया बनेगा तो फाइंड ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहला टर्म पढ़ते हैं किसी फलन के सांतत्व के बारे में, समझ गए ना। इतना लंबा चौड़ा डिस्कस करना पड़ रहा है आपको, ताकि आपको थोड़ा दिमाग में पल्ले पड़े। तो इसीलिए हम लोग अभी चर्चा करेंगे 1-2 दिन किसी भी फलन की सांतत्व, किसी फलन के सांतत्व की जांच, मतलब कोई फलन संतत है कि असंतत है, इसका चर्चा करेंगे। संतत मतलब
उस फलन का ग्राफ अगर टूटा हुआ नहीं है तो फलन संतत है, अगर उसका ग्राफ टूटा हुआ है तो असंतत है, और अगर असंतत है तो किस बिंदु पर असंतत है। मतलब अगर किसी फलन का ग्राफ टूटा हुआ है तो कहाँ पर टूटा हुआ है, किसी बिंदु पर नहीं टूटा होगा। तो आपको सबसे पहले पढ़ना है किसी फलन का ग्राफ संतत है कि असंतत है। संतत है इसका मतलब ग्राफ टूटा हुआ नहीं है, बात क्लियर है, आगे का रास्ता साफ। लेकिन अगर फलन असंतत है मतलब ग्राफ टूटा हुआ है तो किस बिंदु पर टूटा हुआ है, वही बिंदु को निकालना आपको सिखाया जाएगा, है ना। और जो असंतत है उसको यहाँ तो सीख जाएंगे, लेकिन आगे उसको छाट देंगे, संतत को लेके ही आगे बढ़ेंगे हम लोग अगला चैप्टर में, समझिए ना, 5 चैप्टर है कैलकुलस। तो सबसे पहला टर्म क्या है, संतत, किसी फलन की संतता की जाँच, समझ गए। आपको बहुत विकराल फलन मिलेगा, है ना, और साथ ही साथ अंतराल मिलेगा, क्योंकि फलन का जो आपको ग्राफ संतता की जांच करने के लिए कहा जाएगा, कहेगा ग्राफ बनाइए, फलन के संतता की जांच कीजिए। तो संतता की जांच करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर दूरी देगा ना, हो नहीं समझ रहे ना, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में दुनिया की सभी संख्या होती, लेकिन अगर हमें ग्राफ बनाने के लिए बोला जाएगा तो आपको तो एक अंतराल दिया जाएगा। अंतराल मतलब यहाँ से लेके यहीं तक ग्राफ बनाइए। जब भी आप लोग पढ़ते हो तो उसमें आपको टीचर यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेशन नहीं करते थे, मतलब फलना जगह से फलना जगह के बीच ही हमको ग्राफ चाहिए, तो यहाँ से वहाँ के बीच अगर देगा, इसको हम लोग कहते हैं अंतराल। क्या कहते हैं, अंतराल कहते हैं, टुकड़ा। वो टुकड़ा प्रश्न देगा, मतलब प्रश्न कुल मिलाकर के हम 1 लाइन में अगर बोले तो प्रश्न आपको एक फलन देगा और एक अंतराल देगा। क्या देगा, अंतराल, एक टुकड़ा देगा, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, एक अंतराल देगा, 2 से 3, 4 से 5, -3 से 0, 0 से 10, समझिए ना। आपको एक फलन देगा, फलन अलग अलग प्रकार के होते हैं, बहुपदीय फलन, मापांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, लघुगणक फलन, एक्सपोनेंशियल फलन, अलग अलग प्रकार के फलन होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन, इन्वर्स त्रिकोणमितीय फलन। तो आपको प्रश्न एक फलन देगा और साथ ही साथ एक अंतराल देगा, और पूछा जाएगा आपसे यह फलन इस अंतराल में संतत है कि असंतत है, और अगर असंतत है तो किस बिंदु पर असंतत है, फुल स्टॉप, ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। कोई दिक्कत, समझ रहे हैं ना। तो जो संतत टर्म है वो किसके लिए है, किसी फलन के ग्राफ से रिलेटेड है, जो ग्राफ टूटा हुआ है कि ग्राफ टूटा हुआ नहीं है, और अगर टूटा हुआ है तो कहाँ पर टूटा हुआ है। तो ये संतत टर्म को समझाने के लिए थोड़ा सा बातचीत करना पड़ा मुझे लगा भूख यार, आज चना नहीं खाया, बड़ी भूख लग गया। नहीं, हम चना खाने का मेरा टाइम था, और आप लोग को पढ़ाने के बाद ही जाएंगे, आपको भूख लग गया, बट बोले ना इसके बारे में। तो ठीक है, पढ़ते हैं। तो संतत क्या है, कथी पढ़ रहे थे, संतत जो है वो ग्राफ से रिलेटेड टर्म है, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम पार्ट वाइज क्लियर करने की कोशिश करते हैं, सब बढ़िया। आइए, तो एक हम पॉइंट से लिखते हैं, एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है, इसे पूरा सवाल तो नहीं बनेगा लेकिन आधा ज़्यादा सवाल बनेगा, पार्ट वाइज करके बनाया गया है। एक हम कॉन्सेप्ट लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगा अगर नहीं सुनेंगे तो। आइए पहले पॉइंट को हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कोई फलन f, फलन का नाम क्या है, f। फलन को वैसे भी हम लोग नॉर्मली स्मॉल f से सूचित करते हैं, और भाई आपको प्रश्न में फलन दिया जाएगा तो किसी न किसी चीज़ से उसको सूचित करेगा ना, हो तो फलन को सूचित किया जाता है स्मॉल f से। तैयार रहेगा एकदम, एक चीज़ क्लियर कर, कोई फलन, आपको पहले बता चुके, कोई फलन जो कि प्रश्न में दिया जाएगा, कोई फलन जिसका नाम होगा f, x बराबर a पर, x बराबर a पर। अब ये जो a है, इसी a को हम लोग कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। x समझाते हैं ना, इसी a जो है, x का मान जो a आपको अंक दिया जाएगा 2 3 4 5, यहाँ पे एक जगह पे जो चीज़ दिया जाएगा ना, उसी x बराबर a को हम लोग कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब ऐसा टूटा हुआ पॉइंट नहीं, ऐसा पॉइंट जिस पर ग्राफ टूट भी सकता है, नहीं भी टूट, मतलब टूटने वाला पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट मतलब टूटा हुआ पॉइंट नहीं, टूटने वाला पॉइंट। अभी चेक नहीं है, अभी वो पॉइंट चेक्ड नहीं है, टूटा हुआ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जब आप जांच कर, जब आपको पता है जो वो टूटा हुआ है तो जांच करने की क्या ज़रूरत है। जांच हम कब करते हैं, जब हम सस्पेंस में रहते हैं, नहीं पता होता है, टूटा हुआ हो भी सकता है, नहीं भी टूटा हो सकता है। तो इसको कहते हैं हम लोग ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट मतलब संभावित पॉइंट, समझिए ना, टूटा हुआ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसी a को हम लोग कहते हैं, x बराबर a को क्या कहते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट। समझाने की कोशिश करते हैं, प्रश्न में जब जुड़ेगा ना ये सब, जैसे ये कॉन्सेप्ट प्रश्न के साथ जुड़ेगा आपको बड़ी मजा आने लगेगा। अभी आप समझिए सिर्फ। तो कोई फलन f जिसका नाम होगा f, x बराबर a पर, x क्या है,
x का मान क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट है। अच्छे से डिफाइन करेंगे ब्रेकिंग पॉइंट को। x बराबर a पर संतत तभी होगा, x बराबर a पर संतत तभी होगा जब LH लिमिट, RH लिमिट और फलन का मान बराबर होगा। जब LH लिमिट, RH लिमिट और फलन का मान बराबर। अभी तक LHS और RHS में कहते थे, अभी तक LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड, लेकिन यहाँ पे LHS नहीं, LH लिमिट मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान, समझ रहे हैं ना। तो तभी x बराबर a पर संतत होगा जब इस नियम का फॉलो करेगा, इस नियम का फलन करेगा। ये नियम क्या है, LH लिमिट, RH लिमिट और फलन का मान बराबर होना चाहिए। अब हम LH लिमिट, RH लिमिट को बारी बारी से डिफाइन करते हैं, है ना, क्या है LH लिमिट। अब जब देखिएगा, मेरी बात को समझिएगा, देखिएगा सिर्फ ये प्लस माइनस को अगर हटा दे ना तो दोनों सेम लगेगा। LH लिमिट और RH लिमिट में सिर्फ प्लस से माइनस करना है, ये माथा पे माइनस दिया गया, माथा पे प्लस दिया गया, अगर ये प्लस माइनस को मिटा दे तो दोनों सेम लिखेगा। देखो लिमिट x टेंस टू a, इसको ऐसे पढ़ते हैं, लिमिट x टेंस टू a, x टेंस टू ए, फलन यहाँ पे डाला जाएगा, प्रश्न में जो फलन f दिया जाएगा ना वो यहाँ पे डाला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे माइनस दे दिएगा, माइनस का मतलब होता है लेफ्ट साइड। जैसे मेरी बात को समझिएगा, अगर हम ऐसे घूम जाते हैं, मेरी बात को थोड़ा समझिएगा, ये मेरा अनंत है और ये माइनस अनंत है, तो जब हम लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ते हैं तो प्लस की तरफ बढ़ते हैं कि माइनस की तरफ, माइनस, इसलिए माइनस से डिनोट किया गया है। और जब हम राइट साइड की तरफ बढ़ते हैं तो प्लस की तरफ बढ़ते हैं माइनस की तरफ, इसलिए प्लस की तरफ का मतलब प्लस वाले मतलब लेफ्ट साइड बढ़ रहा है और माइनस का मतलब लेफ्ट साइड बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए प्लस माइनस का चर्चा किया गया है, कोई दिक्कत नहीं, लोचा है कहा हो गई। माइनस का मतलब होती है मेरा जो हम लेफ्ट साइड बढ़ रहे हैं, राइट साइड बढ़ रहे हैं, तो प्लस का माइनस का मतलब समझ गए ना, लेफ्ट साइड, प्लस सॉरी माइनस का मतलब लेफ्ट साइड, प्लस का मतलब राइट साइड। अरे वही बौला जाते हैं ना, एक के चीज़ को 75 समझ रहा है ना। आइए बात कर लेते हैं, अब इसको एग्जाम के साथ जोड़ेंगे, सवाल के साथ, तो मज़ा आ जाएगा। LH लिमिट और RH लिमिट और फलन का मान, LH लिमिट, RH लिमिट और फलन का मान अगर तीनों बराबर हुआ, किस पर, देखिए सबको तो A पर नहीं चेक कर रहे हैं, LH लिमिट भी यहाँ A के लिए ही काम हो रही है, RH लिमिट भी A के लिए काम, आप फलन का मान भी A के लिए काम। सिर्फ सस्पेंस बनाइए, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट है, सवाल में जोड़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा, धरफड़ाइएगा मत। ये LH भी A के लिए है, RH भी A के लिए है और फलन का मान भी A के लिए है, और A क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट है। प्रश्न में कैसे रूप में रहेगा, कैसे पहचानेंगे ब्रेकिंग पॉइंट, सबका हम चर्चा करते चलेंगे बारी बारी से, समझ गए ना। तो अगर कोई फलन संतत होने के लिए क्या शर्त का पालन करेगा उसे, अगर किसी फलन को अगर संतत होना होगा तो उसको कौन सी शर्तों का पालन करना पड़ेगा, ये शर्त का पालन करना पड़ेगा, LH लिमिट, RH लिमिट और फलन का मान। सवाल के साथ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जुगाड़ किसी फलन की संतता की जाँच करने के लिए ये जुगाड़ है, और एक दूसरा जुगाड़ है ग्राफ बनाना, एक दूसरा जुगाड़ है ग्राफ बना करके चेक कर लो। अरे भाई एक तो ये कॉन्सेप्ट है ना, एक दूसरा कॉन्सेप्ट है क्या, जो ग्राफ बना के चेक कर लो, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि हर एक फलन का ग्राफ नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग फलन होगा, विचित्र फलन होगा, जिसका ग्राफ बनाओगे तो बिंदुए नहीं मिलेगा। अरे ग्राफ बनाने के लिए x का मान रखने के बाद y का मान निकलना चाहिए ना, और x का मान रख रहे 1 y का मान दशमलव में निकल रहा है, तो ग्राफ बनाने में दिक्कत हो जाएगा। तो ग्राफ बना करके चेक करना संतत असंतत ये थोड़ा संभव नहीं होता है, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट बना है संतत असंतत को चेक करने के लिए बिना ग्राफ बनाए हुए। वैसे भी संतत असंतत तो ग्राफ को चेक करने के लिए टर्म है, लेकिन बिना ग्राफ बनाए हुए संतत असंतत को चेक करने के लिए ये चीज़ें बनाया गया है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये ना टोटल फलन के लिए नहीं है, इसको हम घेर देते हैं। ये जो आपको कॉन्सेप्ट दिख रहा है किसी फलन, ये जो कॉन्सेप्ट दिख रहा है ये पता है किसके लिए फलन है, ये फलन है, ये है फलन के संतता की जांच करने के लिए। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है वो फलन के संतता की जांच करने के लिए है, लेकिन इसमें कंडीशन है जब ब्रेकिंग पॉइंट दिया हो, बस यही चीज आपको ध्यान रखना है। सभी फलन का संतता की जांच इससे नहीं हो पाएगा, जब ब्रेकिंग पॉइंट दिया हुआ होगा ना तब ये इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके फलन की संतता की जांच हम कर सकते हैं। कब, हाँ जब ब्रेकिंग x बराबर है, देख अभी समझाएंगे, अभी इसको डायरेक्टली इसको x बराबर बोलना सही नहीं रहेगा, सवाल के साथ हमें बोलना सही रहेगा। फलन के संतता की जांच के लिए ये कॉन्सेप्ट है ना, लेकिन जब ब्रेकिंग पॉइंट दिया हुआ रहेगा तब। क्लियर है,
जब ब्रेकिंग पॉइंट दिया हुआ रहेगा तब। अब ब्रेकिंग पॉइंट कैसे दिया हुआ रहेगा, जब 100 सवाल होगा तो 70 को सवाल इससे बन जाएगा, 70 सवाल इससे बन जाएगा, 70 नहीं 80 सवाल इससे बन जाएगी, समझ रहे ना, यही है मेन कॉन्सेप्ट। और जब ब्रेकिंग पॉइंट नहीं हो तो अगर कहेगा संतत असंगत चेक करने के लिए, उसके लिए अलग जुगाड़ है। तो आइए उसके लिए जुगाड़ हम बात आते हैं। जब ब्रेकिंग पॉइंट नहीं हो तो थोड़ा इसको डिफाइन करते हैं। जब ब्रेकिंग पॉइंट नहीं हो क्या मतलब बनता है, ब्रेकिंग पॉइंट नहीं हो मतलब कोई संभावित बिंदु ही नहीं है। ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होने का मतलब कोई बिंदु ही नहीं जिस पर वो टूट सकता है। इसका मतलब वो तो फलन हमेशा संतत होगा ना, टूटबे नहीं करेगा। ये तो सुंदर चीज़ है, सुनना ही से लग रहा है। जब ब्रेकिंग पॉइंट नहीं हो इसका मतलब वो फलन को टूटने का कोई पॉइंट ही नहीं है। और जिस फलन, जो इंसान को मरने की कोई संभावना नहीं है तो उसको तो अमर कहेंगे ना। जो आदमी, जो इंसान नहीं मर सकता है, मरने की कोई संभावना, ना अस्त्र मारेगा ना शस्त्र मारेगा, कुछ नहीं मारेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, अमर। उसी प्रकार जो फलन का ब्रेकिंग पॉइंट ही ना हो, मतलब ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जिस पर वो टूट सकता है, तो उस फलन को क्या बोलेंगे, असंतत। सॉरी, उस फलन को बोलेंगे संतत। समझ में आया। अगर कोई फलन जिसका ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है तो वो फलन हमेशा संतत ही होगा। तो मतलब चेक तो उस पर करने की ना नौबत आती है जिसमें संभावना बनता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। और जो संतत ही है, पता है जी ये टूटा हुआ नहीं है, तो उसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी प्रश्न कहेगा चेक करिए, 2 + 2 4 होता है, लेकिन फिर कहेगा बताओ सिद्ध करिए, है ना। तो लेकिन उसको भी हमको सीखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जब ब्रेकिंग पॉइंट दिया रहेगा, मतलब टूटने वाला पॉइंट दिया रहेगा, तो उसका जवाब हाँ भी हो सकता है ना भी हो सकता है। और जब ब्रेकिंग पॉइंट नहीं हो तो सीधे समझेंगे जी यह फलन हमेशा संतत ही होगा। लेकिन कभी कभी सवाल आपको ऐसा बोलेगा जो संतत तो होगा, हम जानते हैं। जब किसी फलन का ब्रेकिंग पॉइंट नहीं हो तो वह फलन हमेशा संतत ही होता है, लेकिन आप दिखाएं मुझे, लेकिन आप मुझे दिखाएं, प्रूव करके दिखाएं। तो उसके लिए भी कॉन्सेप्ट है। तो फिलहाल एक लाइन में समझो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, अगर किसी फलन का ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है तो वह फलन संतत ही होता है और संतत नहीं होता है। क्लियर है। अरे भाई, अगर किसी फलन यहाँ पे कहता जब ब्रेकिंग पॉइंट हो तब चेक करना था, और जब ब्रेकिंग पॉइंट नहीं हो तो फलन हमेशा संतत ही होगा, तो पॉइंट लिख लेंगे। जब ब्रेकिंग पॉइंट ना हो तो फलन हमेशा संतत ही होता है, लेकिन फिर भी उसको सिद्ध करने के लिए भी कुछ जुगाड़ है, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम एक पॉइंट्स बनाने की कोशिश करते हैं। हम पॉइंट बनाने की कोशिश करते हैं। जब ब्रेकिंग पॉइंट, जब ब्रेकिंग पॉइंट ना हो, जब ब्रेकिंग पॉइंट ना हो तो फलन के हल्ला कर रहा है, संतता की जांच, है ना। तो फलन की संतता की जांच, जांचें लिख देंगे, तब फलन के संतता की जांच। सिंपल फंडा है, ध्यान से देखिएगा। बड़ी सिंपल है। इसको हम लोग कहते हैं लिमिट, इसको कहते हैं लिमिट, और इसको हम लोग कहते हैं फलन का मान। यहाँ पे LH लिमिट RH लिमिट नहीं, सिर्फ लिमिट और फलन की मान। और इसमें x बराबर a क्या है, इसमें x बराबर a क्या है, इस प्रश्न में x बराबर a दिख रहा है ना, हो x बराबर a क्या है, ना 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 ब्रेकिंग पॉइंट तो है ही नहीं। ब्रेकिंग पॉइंट ना हो, ब्रेकिंग पॉइंट ना हो तो x बराबर a क्या है, इसके प्रांत से लिया हुआ कोई बिंदु। x बराबर a क्या है, अरे भाई a क्या है, a जो है वो क्या है, फलन के प्रांत, प्रांत मतलब जो हम x के जगह पे कुछ रखते हैं अपना मन से, फलन के प्रांत से लिया गया एक बिंदु। समझ रहे ना। किताब की भाषा में इसको शॉर्ट में ऐसे लिखेगा, किताब की भाषा में या कर कैसे लिखेगा, या a बिलोंग्स टू प्रांत, इतना छोटा में काम आ जाएगा, समझ रहे ना। जबकि a क्या होगा, अरे भाई अगर कोई फलन आपको दिया जाएगा तो सबसे पहले फलन का प्रांत क्या होगा ये पता चलना चाहिए। जैसे कि फलन आपको देगा sin x, फलन आपको देगा, अगर आपको फलन दे देगा y बराबर sin इनवर्स x, तो sin इनवर्स x का प्रांत आपको याद होगा -1 से 1 तक, याद है ना। अब परिसर -90 से +90 तक याद होगा। तो सबसे पहले जो उसके प्रांत है उसमें से कोई एक ले लो और उस पर लिमिट निकाल लो और उसी पे फलन का मान निकाल लो। दोनों बराबर हो ही जाएगा, हमेशा बराबर होगा ही होगा। अब आपको इसमें नया चीज़ आएगा, बहुत सारे विद्यार्थी के मन में ये सवाल होगा, सर ये लिमिट जब आपको बोल रहे हो, लिमिट तो हमको नहीं आता है ना,
इसमें अभी तक हर एक चीज़ में लिमिट लिमिट लिम 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 आ रहा है, तो आपको ये समझ में आ रहा है लिमिटो नहीं आ रहा है, टेंशन ना ले, लिमिट सिखाते हैं हम आपको, समझे ना, हम बड़े आराम से बारीकी से समझाएंगे। 11th में शुरुआत था लिमिट, सीमा और अवकलज, 11th में एक चैप्टर था सीमा और अवकलज, लिमिट एंड डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स। तो हम लिमिट के बारे में भी हम आपको समझाएंगे एक क्लास लेकर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जब ब्रेकिंग पॉइंट ना हो तो फलन की संता की जांच के लिए फॉर्मूला है ना, पहले ए पर हम लिमिट का मान निकालेंगे और ए पर फलन का मान निकालेंगे। लिमिट का मान कैसे निकालते हैं टेंशन ना ले, हम तुरंत बताएंगे उसके बारे में, समझ गया ना। तो ये रहा फलन के समता की जांच, जब ब्रेकिंग पॉइंट ना हो तो, और जब ब्रेकिंग पॉइंट हो तो, इस आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, समझ गया ना। ब्रेकिंग पॉइंट ना हो तो सीधे लिख देना फलन संतत है ना, लेकिन आपको कहेगा दिखाइए, तब आपको थोड़ा सा करके दिखाना पड़ेगा, 2-3 लाइन लगेगी, कोई दिक्कत। और जब ब्रेकिंग पॉइंट नहीं हो तो ऐसे में तो इसका आंसर हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, कोई दिक्कत। तो मुझे लगता है पहले आपको इसको लिखना चाहिए। अभी थोड़ा सा हम आपको बताए हैं, जो अगर कोई फलन का ब्रेकिंग पॉइंट दिया गया हो, अभी तो सिर्फ हम बोल रहे हैं ना, कुछ एग्जाम्पल्स नहीं दिखाए आपको, कुछ एग्जाम्पल्स नहीं दिखाए ना, सिर्फ बोल रहे हैं। अगर किसी फलन का ब्रेकिंग पॉइंट दिया गया हो तो कैसे जांच करते हैं, अभी तक जांच करके दिखाएंगे। जब ब्रेकिंग पॉइंट ना हो तो फलन संतत ही होता है, फिर भी अगर दिखाना है तो इस फार्मूला पर सेट करके दिखा सकते हो। लेकिन इसमें कुछ अपवाद होते हैं। एक ऐसा फलन है जिसका ब्रेकिंग पॉइंट नहीं भी दिया गया है लेकिन वो फलन असंतत होता है। मतलब एक ऐसा फलन है जिसको आपको अभी जानकारी ले लेना चाहिए, ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको आ सकती है। एक फलन होता है जिसको हम लोग कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। एक फलन होता है, फलन का नाम है, जैसे मापांक फलन, त्रिकोणमितीय फलन, इन्वर्स त्रिकोणमितीय फलन, लघुगणक फलन, लॉगरिथम फलन, एक्सपोनेंशियल फलन, बहुत से जितने भी फलन के प्रकार होते हैं उसमें से ये भी एक प्रकार है महत्तम पूर्णांक फलन। और वो फलन हमेशा असंतत ही होता है, वो फलन हमेशा असंतत होता है। आगे जाकर उस फलन का कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए अभी से पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब कलन समय इसमें आपको दिख जाएगा। तो एक फलन होता है जिसका नाम है महत्तम पूर्णांक फलन, वो फलन असंतत होते हैं। क्यों? क्योंकि जब उस फलन का आप ग्राफ बनाओगे ना तो ग्राफ टुकड़ा टुकड़ा में बनता है, ग्राफ उसका लगातार नहीं। अरे भाई संतत का मतलब उसी फलन का ना चर्चा करेंगे जिसका ग्राफ कंटिन्यू हो, लगातार हो, टूटा हुआ ना हो। लेकिन अभी जो एक फलन है महत्तम पूर्णांक फलन, अगर उसको बनाओगे तो उसका ग्राफ टुकड़ा टुकड़ा बनता है। आइए हम आपको कुछ फलन का ग्राफ बना के समझाते हैं, समझ गया ना। अरे अभी तक तो बिना ग्राफ बनाए हुए ना हम बतियाए हैं, अब थोड़ा सा ग्राफ बना करके 1 आध घंटा में समझाने की कोशिश करते हैं, चिल मारो अच्छे से। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ग्राफ बराबर बना के समझने की, सुनिए, थोड़ा ग्राफ बराबर बना के समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको एक फलन बताए थे जिसका नाम है, देख एक काम करते हैं, एक सिंपल फलन से शुरुआत करते हैं, समझिए ना। एक सिंपल फलन से शुरुआत करते हैं, हम मापांक फलन से शुरुआत करते हैं। मापांक फलन, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मॉडुलस फंक्शन, मॉड। एकदम एक जान पहचान फलन से ग्राफ शुरू करते हैं, आपको मदद मिलेगी, हम सब बताएंगे। नाम है मापांक फलन। मापांक फलन को अंग्रेजी में कहते हैं मॉड, है ना। तो फलन को डिनोट करते हैं हम लोग किससे? ऐसे fx से, और इसी को ना मॉडुलस फलन कहते हैं भाई। अरे ऐसे फलन होता है। तो ये कैसा फलन आपको दिख रहा है? मॉड है ना। तो ये मॉडुलस फलन, इसका थोड़ा सा ग्राफ बना के समझाते हैं, फिर बाद में दूसरा ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ कैसे बनता है? x का मान रखते हैं तो y का मान निकलता है, फिर ग्राफ बनते रहता है। तो मॉड का क्या मतलब होती है, आप समझ में आ रहा है ना। मॉड का मान कैसे निकालते हैं? अरे भाई जैसे कि मेरी बात को समझिएगा, अगर हम एक डब्बा बनाते हैं, ग्राफ बनाने के लिए ऐसे डब्बा बनाया जाता है। ग्राफ बनाने के लिए हम डब्बा बनाते हैं तो एक में लिखेंगे x, एक में लिखेंगे y। यहाँ पे y नहीं है तो यहाँ पे एक में लिखेंगे f, एक में लिखेंगे x और एक में f। अरे एक में लिखेंगे x और एक में fx। सुनिएगा, एक में लिखेंगे x और एक में लिखेंगे fx। प्रांत तौर पर सर, तो x की जगह पे क्या रखेंगे? जब 0 रखेंगे, सुनिए, x की जगह 0 रखेंगे तो कितना निकलेगा? 0। x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1, -1 रखेंगे तो +1, क्योंकि मॉड में माइनस रखने पे प्लस निकलता है ना। -2 रखने पे +2, -3 रखने पे 3, सीधे 3 रखने पे 3, 2 रखने पे सीधे 2। समझ रहे हैं ना मेरी बातों? मतलब प्लस रखेंगे फिर वही चीज़ें, माइनस रखेंगे फिर भी वही चीज़, यही मतलब होता है। तो इससे हम बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा मॉड का। मॉड का अगर ग्राफ बनाते हैं तो y डैश x डैश, यह क्या है? 0 1 2 3 4, हम अंक नहीं लिख रहे हैं। 1 -1 -2 -3, 1 2 3 4 -1 -2 -3। क्लियर है?
ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। तो 0 रखने पर 0 निकलेगा, तो 0 0 ये हुआ। अरे 0 रखने पर 0 निकलेगा ना, तो 0 0। 1 रखने पर 1 निकलेगा, तो 1 पर 1 ये बिंदु होगा, है ना। 2 रखेंगे तो 2 निकलेगा, मतलब बिंदु ये होगा। 2 2 यही ना होता है भाई, सामने सामने देख रहे हो ना, बिंदु रखना तो जानते हो। 3 रखने पर 3 निकलेगा, 3 यही ना होगा, मतलब ऐसे बिंदु बढ़ेगी। अरे बिंदु ऐसे बढ़ेगी ना, 3 रखने पर 3 निकलेगा। -1 रखने पे क्या निकलेगा, +1, तो मतलब यहाँ हो जाएगा। अरे -1 रखने पे +1 निकलेगा ना, ये समझ रहे हैं ना। -2 रखने पर कितना निकलेगा, +2 निकलेगा, नहीं निकलेगा। -3 रखने पर +3 निकलेगा, समझ रहे हैं ना। अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा, सो ऐसे, और फिर ग्राफ मिलेगा, समझ ना, हाथ से बिंदु खिसकल है, ग्राफ बनेगा ना। तो ग्राफ ऐसे बनेगा। ये किसका ग्राफ दिख रहा है, ये mod x का ग्राफ है। इसमें कहीं भी ग्राफ टूटा हुआ दिख रहा है का, कहीं भी टूटा हुआ नहीं है, कोई दिक्कत। अगर हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहेगा तो कहेगा फलना जगह से फलना जगह क्षेत्रफल ज्ञात करे। जैसे कहीं से कहेगा तो हम लाइन मारेंगे, क्षेत्र बन जाएगा, एरिया बन जाएगी, समझ रहे हैं ना। कहेगा x बराबर y बराबर 10 से, तो y बराबर 10 ऊपर वहाँ से लाइन मारेंगे तो एकदम पैक हो जाएगा, और उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर देनी है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो अच्छा ग्राफ था क्योंकि सीधी रेखा बनाता है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रेखा बन सकता है। तो ये किसका ग्राफ है, mod x का ग्राफ है, एकदम कंटिन्यू है, लगातार है। इसका खूब चर्चा होगा आपको आगे जा करके, खूब दबा के चर्चा होगा इंटीग्रेशन में, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। तो ये है मॉडुलर फंक्शन ग्राफ। इसी प्रकार एक फलन होता है जिसका नाम है महत्तम पूर्णांक फलन, जिसका हम ग्राफ यहाँ पे बताएंगे ना तो बड़ी विचित्र ग्राफ होगा, और वो ग्राफ टुकड़ा टुकड़ा में बनेगा। ये एक गुना ग्राफ है भाई, समझे ना, ऐसे आया और ऐसे चला गया। लेकिन अब जो एक महत्तम पूर्णांक फलन का ग्राफ बनाएंगे वो टुकड़ा टुकड़ा में बनेगा और टूटा टूटा मिलेगा। तो सीधे हम कहेंगे यह फलन असंतत है और उसका चर्चा आगे नहीं किया जाना चाहिए, है ना। तो उसको हम पढ़ेंगे कल। आज तो समय समाप्त हो गई, एकदम से बने रहना, बड़ी मज़ा आ जाएगा कल।